नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिनोमैटिक पाठशाला में। मैं हूं आपका दोस्त हितेश जैन और मैं NISM 5A के ट्रेनिंग मटेरियल में ये लास्ट चैप्टर 12 ऑन म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन आज आपके बीच लेकर के आया हूं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कोई नए कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ज़्यादा कुछ एग्जाम में इससे पूछता भी नहीं है और परहैप्स आपने पहले 11 चैप्टर्स में जो पढ़ा था उस सब से थोड़े कॉन्सेप्ट्स लेकर के चैप्टर 12 बनाया गया है। बेसिकली लास्ट चैप्टर है जहां एमफी या NISM आपको बेसिकली सिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई इतना सब कुछ पढ़ लिया, अब फाइनली कस्टमर का पोर्टफोलियो बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो इस चैप्टर में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम स्कीम सिलेक्शन, रिस्क लेवल्स कैसे देखेंगे स्कीम्स के, अकॉर्डिंगली उसको कैसे चॉइस करेंगे, फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे और अल्टीमेटली स्कीम परफॉर्मेंस देखने के बाद में क्या डूज एंड डोंट्स हम देखेंगे जिसके बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ ये बताया गया है। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले अगर मैं बोलता हूँ कि हम सब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो एक क्लाइंट के फंड का एनालिसिस करते हैं या उनको इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस देते हैं, अल्टीमेटली हम कौन हैं? हम बेसिकली एक पैसे के डॉक्टर हैं, जहां पर हम एक मरीज का इलाज करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसको बेटर रिटर्न्स दिला सके विथ रिस्क एज पर रिस्क प्रोफाइल। अब आप सोचो कि अगर दवाई का डॉक्टर होता और कोई पेशेंट मेरे पास में आता और मुझसे बोलता कि भाई मेरे को ये तकलीफें हो रही हैं, तो क्या होता? सबसे पहले जब मैं उसका प्रिस्क्रिप्शन बना रहा था तो मैं उससे पूछता कि भाई तुम्हारे लेट्स से मैं उससे पूछता कि तुम्हारा एज क्या है, तुम्हारा हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, पल्स, ऑक्सीजन लेवल्स वगैरह मैं चेक करता उसका। और उसके बाद मैं उससे पूछता कि बताओ तुम्हें क्या क्या तकलीफें हैं, और अकॉर्डिंगली मैं उसको चेक करता और फिर मैं उसको दवाइयाँ लिखना चालू करता। दिस इज व्हाट अ डॉक्टर डज, राइट? अब मैं बोलता हूँ कि हम सब एक पैसे के डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो सिमिलरली अगर मुझे एक कस्टमर का असेसमेंट या एक क्लाइंट का असेसमेंट करना होगा तो मुझे उसके सबसे पहले इन्वेस्टर नीड्स को जानना जरूरी होगा कि भाई अगर वो मेरे पास में आया है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया है, तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसका पैसा एक कंपाउंडिंग वे में ग्रो हो और उसके लिए वेल्थ क्रिएशन वो करना चाहता है, या वो चाहता है कि भाई सर पैसे ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर दो जिससे मैं महीने महीने कुछ पैसे निकाल सकूं और मैं अपना रिटायर्ड लाइफ जी सकूं। या वो आपके पास आया है बेटर टैक्स सेविंग ऑप्शंस जानने के लिए, या वो लिक्विडिटी मैनेजमेंट करने के लिए आया है कि भाई सर पैसे करंट अकाउंट में रहेंगे, इससे अच्छा आप कुछ रिटर्न्स दिलवा दो। So you have to first understand the investor need, then you need to understand the risk profile of the investor. आपको जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, we need to understand and assess the need to take risk, the ability of a customer to take risk and his willingness to take the risk. So ये तीनों चीजों को देखने के बाद में हम समझ पाते हैं कि भाई क्लाइंट का रिस्क एपेटाइट कैसा है, वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है कि अग्रेसिव इन्वेस्टर है। ये चीजों को जानने के बाद हम उसका एक एसेट एलोकेशन करना चाहते हैं, जहां पर हम कहते हैं कि भाई तुम्हारा इतना पैसा हम इक्विटी में डालेंगे, इतना पैसा डेट में होगा, गोल्ड में होगा, फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स में होगा। हम उसके लिए एसेट एलोकेशन करते हैं। इसके अलावा हम इन्वेस्टर का एज भी देखते हैं। ऑल्दो इट्स अ मिसनॉमर टू से कि जो यंग एज का इन्वेस्टर होगा ही वुड बी हैविंग अ मोर रिस्क एपेटाइट, एंड जिनका एज ज्यादा होगा उनका रिस्क एपेटाइट कम होगा। ऐसा जनरली नहीं है, आपको इन्वेस्टर से बातचीत करके ही समझ में आएगा कि उस पर्टिकुलर इंसान का रिस्क एपेटाइट क्या है। इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डेफिनेटली इट मींस कि अगर किसी के पास में लंबा समय है इन्वेस्टमेंट होराइजन या टाइम होराइजन का, तो डेफिनेटली मैं उसको कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स दे सकता हूँ जिसका रिस्क थोड़ा ज्यादा है बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रिटर्न भी ज्यादा देता है। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड द इन्वेस्टर्स टाइम होराइजन, एंड इन द एंड आई नीड टू फाइनलाइज द कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो फॉर कस्टमर। तो कोर पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि वो स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो जिसको कि मैं टाइम एंड अगेन चेंज नहीं करूंगा, राइट, उसको मैं मेंटेन रखूंगा। और सैटेलाइट पोर्टफोलियो वो होता है जो कि मैं मार्केट के अनुसार, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के अनुसार कभी कभार कुछ ना कुछ टिंकरिंग करूंगा। फॉर एग्जांपल इन करंट पैंडेमिक टाइम्स, I feel that let's say pharma companies are going to do well, and hence I decide to allocate a small portion of my client's portfolio into, let's say, a pharma fund. So that small portion of the portfolio would be called as a satellite portfolio, whereas the main portfolio that I had made for the customer is called as a core portfolio. So ultimately मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे वो एक डॉक्टर आपका पूरा जांच करने के बाद प्रिस्क्रिप्शन लिखता था, सिमिलरली अगर आप अपने कस्टमर का अगर स्कीम सिलेक्शन करना चाहते हो तो पहले उसके नीड समझो, उसका रिस्क प्रोफाइल समझो, उसका एसेट एलोकेशन करो, उसका एज, टाइम होराइजन,
को दिमाग में रखते हुए अल्टीमेटली उसका आप एक कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाओ, राइट। अब हम बात करते हैं कि स्कीम्स, अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स में रिस्क लेवल्स कितने हैं। तो यहाँ पर जो बुक में अपने को बताया गया है उसमें डिपेंडिंग ऑन वेरियस पैरामीटर्स वो बता रहे हैं कि सबसे कम रिस्की कौन सा है, सबसे ज्यादा रिस्की कौन सा है, या सबसे कम रिटर्न्स किस में आएंगे, सबसे ज्यादा रिटर्न्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किस में आएंगे। सो लेफ्ट टू राइट हम जब मूव करेंगे तो वैसे ही हमारा रिस्क और रिटर्न भी लो से हाई हो जाएगा। तो अगर मैं इक्विटी डेट के अंदर में अगर मैं सेग्रीगेशन करूं तो भाई सबसे कम रिस्क और सबसे कम रिटर्न लिक्विड फंड्स में आएंगे, राइट। उससे थोड़ा बेसी रिटर्न आपको डेट फंड्स में आ जाएगा। हाइब्रिड फंड कंटेन्स बोथ इक्विटी एंड डेट, इसलिए उसके अंदर में रिटर्न कंपैरेटिवली और ज्यादा आना चाहिए, बट रिस्क क्योंकि इक्विटी घुस गया तो रिस्क ज्यादा है। एंड इन द एंड इक्विटी फंड्स दैट दे हैव मोर रिस्क एंड डेफिनेटली दे विल गिव यू मोर रिटर्न्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। डेट फंड्स की बात करूं, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था देयर वर 16 कैटेगरीज ऑफ डेट फंड्स, और हमने कहा था कि भाई डेट फंड्स की वोलेटिलिटी या जो रिस्क है वो होती है ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट इवेंट्स एंड ऑन अकाउंट ऑफ ड्यूरेशंस, राइट। तो आपने क्या देखा था कि सर ड्यूरेशन इज लाइक अ डबल एजेड स्वॉर्ड, एंड इफ द इंटरेस्ट रेट मूव्स इन योर फेवर then you get very good returns, but if it moves in the opposite direction then you can make very low returns or even negative returns। तो जनरली क्या होता है कि भाई जिसका ड्यूरेशन सबसे कम होगा वो सबसे कम वोलेटाइल होगा या सबसे कम रिस्की होगा, और जिसका ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा रिस्की होगा। सो डेट फंड्स के वो जो 16 कैटेगरीज बताए गए थे, अगर उसको मैं ड्यूरेशन के हिसाब से देखूं तो सबसे कम ड्यूरेशन होता है एक ओवरनाइट फंड का, जहाँ पे एक दिन के मेच्योरिटी के पेपर्स होते हैं। उससे थोड़ा बेसी होता है लिक्विड फंड का, जहां 91 डेज तक के पेपर फंड मैनेजर रख सकता है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स जहां 3 से 6 महीने का पेपर होता है। लो ड्यूरेशन फंड जहां 6 से 12 महीने का फंड्स होता है, पैसे लिया जाता है। अकॉर्डिंगली शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन, जैसे मैं राइट की तरफ मूव करते जा रहा हूँ वहां पे मेरे पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल की तरफ मूव करते जा रहा है। सो दैट इज द रिस्क रिटर्न हायरार्की ऑफ डेट फंड्स। अगर किसी इन्वेस्टर को कम से कम रिस्क चाहिए डेट फंड्स में तो आप उसको ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड्स दे सकते हो। नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट रिस्क। तो भाई क्रेडिट रिस्क के अंदर में सबसे कम, क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या था, द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, कि भाई मेरे पैसे डूब जाएंगे। तो सबसे कम चांस पैसे डूबने का कहां पर होगा डेट फंड्स के अंदर में, वो होगा गिल्ट फंड में। क्यों? क्योंकि गिल्ट फंड के अंदर में आप अपने पैसे किसको दे रहे हो, आप अपने पैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल्स में लगा रहे हो। सो गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर जाएगी, इसका चांस सबसे कम है। उसके बाद आता है बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स, दीज आर ऑल ट्रिपल ए पेपर्स एंड हेंस द रिस्क इज वेरी लेस, ऑल्दो स्लाइटली मोर बिकॉज दे आर कॉर्पोरेट्स। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। याद करिएगा हमने पढ़ा था 80% पैसा अपना डबल ए प्लस एंड अबव यानी कि ट्रिपल ए पेपर्स में वो लगाता है, तो वो हो गया कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। सो सबसे अच्छा रिस्क प्रोफाइल इसका है कंपेरेटिवली। और उसके बाद अगर क्रेडिट रिस्क फंड की बात करते हैं तो आप याद करिए चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था कि 65% और मोर of the money is into double A और below securities। so credit risk fund के अंदर में सबसे ज्यादा रिस्क है क्रेडिट का, मतलब पैसे डूबने के चांस वहां ज्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो एक रिस्कियर पेपर को पैसे दे रहा है तो उसके रिटर्न्स भी ज्यादा होते हैं। so as I said, as I move from left to right, my risk is increasing and my returns are also increasing। अगर मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के रिस्क रिटर्न एपेटाइट की बात करूं तो भाई सबसे कम रिस्क कंपैरेटिवली लार्ज कैप में होगा, फिर लार्ज एंड मिड कैप, फिर मल्टी कैप, देन मिड कैप्स एंड देन स्मॉल कैप्स। एंड ऑब्वियसली वी नो दैट इन स्मॉल कैप्स the risk, the volatility would be much more, and hence your time horizon should be large. But if you are able to hold on to that fund for that large time frame, then perhaps the small cap funds tend to give the highest returns compared to all other categories of equity funds। इसके बाद अगर मैं पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं कि भाई किसमें सबसे कम फंड्स हैं और किसमें सबसे ज्यादा फंड्स हैं, मतलब कितने कम स्टॉक्स हैं, ज्यादा स्टॉक्स हैं, तो सबसे ज्यादा स्टॉक होता है डाइवर्सिफाइड फंड्स के अंदर में, एंड हेंस उसमें कम रिस्क होता है। उसके बाद आता है फोकस्ड फंड्स, जहां पे सेबी ने बोला कि आप 30 से ज्यादा स्टॉक्स रख नहीं सकते हो, तो ऑब्वियसली इट्स अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो एंड हेंस द रिस्क इज मोर एंड द रिटर्न्स कैन ऑल्सो बी मोर, राइट। थीमेटिक फंड्स बोलता है कि सर मैं एक पर्टिकुलर थीम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करूंगा, उस थीम के हिसाब से वो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स लगता है, इसलिए उसका रिस्क बेसी होता है, एंड रिटर्न्स इफ इट वर्क्स कैन गिव यू मोर रिटर्न्स। एंड सेक्टोरल फंड्स तो भाई सर वो डाइवर्सिफिकेशन करता ही नहीं, वो एक पर्टिकुलर स्टॉक, एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ही इन्वेस्ट करता है। लेट्स से आईटी फंड विल इन्वेस्ट ओनली इन आईटी कंपनी, सो ऑब्वियसली द रिस्क इज हाईएस्ट इन अ सेक्टोरल फंड, and if that sector performs then it can also give you the highest returns।
अगर मैं हाइब्रिड्स में हमने कोई 6 कैटेगरी पढ़ा था अगर आपको याद हो, तो सबसे कम रिस्क और रिटर्न किस में आता है? वो आता है आर्बिट्राज फंड में। जो मैंने आपको कहा था कि लिक्विड फंड जैसा 3-4% का रिटर्न दे देगा, इक्विटी कैश फ्यूचर आर्बिट्राज के अंदर पैसे बनाता है, तो इसमें पैसे नेगेटिव रिटर्न आने के चांस बहुत कम होते हैं। फिर आता है इक्विटी सेविंग्स फंड, जिसमें थोड़ा पैसा इक्विटी में होता है, मेजर पैसा डेट में होता है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड जनरली 15-20% पैसा इक्विटी होता है, रिमेनिंग पैसा 50 डेट में रहता है। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड मार्केट के उतार चढ़ाव के अनुसार अपना वो इक्विटी डेट का पोर्शन को कम बेसी करता रहता है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जहाँ पे इक्विटी डेट और गोल्ड तीनों चीजें होती हैं। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स, जहाँ जनरली 50-50 का इक्विटी डेट एलोकेशन होता है। और अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, जो ऑन एन एवरेज देखा जाता है कि 75% पैसा इक्विटी में और 25% पैसा डेट में रखता है। तो इसीलिए, क्योंकि इसमें इक्विटी एलोकेशन सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए इसमें रिटर्न आने के चांसेस भी ज्यादा है, बट रिस्क भी इसमें ज्यादा है। तो जनरली हम जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, हमारा टाइम होराइजन भी इंक्रीज होना चाहिए एंड हमारा रिटर्न्स भी बेटर आ सकता है। अभी रिस्कोमीटर हमने लास्ट डिस्कशन में पढ़ा था कि भाई आज अगर मैं किसी गांव में जाकर के किसी इन्वेस्टर को बोलूंगा कि भाई मैं तुम्हारा पैसा फोकस्ड फंड में लगा रहा हूँ, जहाँ पे बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो और 25-30 स्टॉक ही है, तो वो मेरी बात नहीं समझेगा, राइट, एंड हेंस द चांसेस ऑफ डूइंग अ मिस सेल। सो इसीलिए सेबी ने चीजों को बहुत सिंपल बनाने के लिए एक घड़ी का कांटा बना दिया, जहां उन्होंने बोला कि एक इन्वेस्टर कुछ समझे ना समझे, इस कांटे को देख के समझ जाएगा कि भाई जिस स्कीम को इन्वेस्ट करने के लिए आपका एमएफडी समझा रहा है, उस स्कीम में रिस्क कितना है। तो अगर वो एक प्योर इक्विटी स्कीम होगा, तो उसका जो कांटा है वो हाई की तरफ होगा, एंड दैट इज व्हाट शोज इन अ सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स। मॉडरेटली हाई आपको दिखाता है फॉर इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ फंड्स, डिविडेंड यील्ड फंड्स एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स, उसमें मॉडरेटली हाई दिखाता है। मॉडरेट दिखाया जाता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में, क्योंकि उसमें डेट का पोर्शन ज्यादा होता है। मॉडरेटली लो जो होता है वो जनरली एफएमपीज और कैप्रो स्कीम्स के अंदर में होता है, और सबसे कम रिस्क होता है आपका ओवरनाइट और लिक्विड फंड के अंदर में। सो दिस रिस्कोमीटर गिव्स अ वेरी गुड डिपिक्शन ऑफ द काइंड ऑफ रिस्क that particular scheme is taking. अब इसके अलावा जब हम लोग स्कीम सिलेक्शन करने जाते हैं, तो स्कीम सिलेक्शन करने में भी हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? पहला कि एक्टिव फंड हमें चूज करना है कि पैसिव फंड। याद करिए मैंने क्या बताया था, एक्टिव फंड के अंदर में फंड मैनेजर अपना दिमाग लगाता है, पैसिव फंड के अंदर में वो किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। तो जनरली पैसिव फंड्स के एक्सपेंसेस कम होते हैं, एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। इसीलिए वी एक्सपेक्ट that active fund can give you higher returns if the fund manager strategy works out. But if the investor is only looking for returns comparable to the index, then you should go for a passive fund. दूसरा हमें देखना चाहिए कि हम पैसा ओपन एंडेड फंड में देंगे कि क्लोज एंडेड फंड में देंगे, डिपेंड्स अपॉन द टाइम होराइजन दैट एन इन्वेस्टर हैज। अगर इन्वेस्टर एनी टाइम इन आउट करना चाहता है तो उसको ओपन एंडेड फंड में आप पैसे दे सकते हैं, और वही अगर इन्वेस्टर बोलते हैं कि नहीं मुझे इतने साल के पहले तो पैसा चाहिए ही नहीं, और वो क्लोज एंडेड फंड में अगर लॉक इन में जा सकता है, तो आप उसको क्लोज एंडेड फंड दे सकते हैं। आपको देखना चाहिए कि क्लाइंट का रिस्क एपेटाइट और रिटर्न एक्सपेक्टेशन के अनुसार उसको मैं डाइवर्सिफाइड फंड दूं कि सेक्टोरल फंड दूं कि थीमेटिक फंड दूं, अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। सिमिलरली उसको मैं लार्ज कैप दूं कि मिड कैप दूं कि स्मॉल कैप दूं, डिपेंडिंग अपॉन हिज रिस्क एपेटाइट, हिज नीड, हिज एबिलिटी एंड हिज विलिंगनेस टू टेक द रिस्क। ग्रोथ और वैल्यू फंड्स भी हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, जहां पे मैं आपको बताया था कि ग्रोथ फंड्स जनरली डोंट लुक एट द प्राइसेस ऑफ अ स्टॉक, दे ओनली लुक एट द ग्रोथ स्टोरी एंड द प्राइसेस फॉलो। बट वैल्यू फंड्स क्या होता है कि वहां पर फंड मैनेजर निकालता है कि भाई उस पर्टिकुलर स्टॉक का एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए, और अगर उसका स्क्रीन का प्राइस या मार्केट का प्राइस उससे कम है, तो वो कहता है ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और उसमें वो पैसे लगाता है। लेकिन वैल्यू फंड्स में हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप पैसे लगा रहे हैं, तो आपके पास में एक बहुत ही बड़ा समय होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने का, जो कि जनरली 7-8-10 साल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इक्विटी डेट और हाइब्रिड भी डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एपेटाइट ऑफ द इन्वेस्टर आपको चूज करना है। आपने जो भी उसका कोर एसेट एलोकेशन डिसाइड किया, उसी हिसाब से आपको देखना है कि आपको कितना पैसा इक्विटी फंड में देना है, कितना डेट और कितना हाइब्रिड फंड। सो अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे हैं कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज मोर ऑफ अ रिवीजन ऑफ व्हाटएवर वी हैव रेड टिल नाउ। अभी फाइनली अगर मैं स्कीम का डिसीजन लूं कि भाई मैंने डिसाइड कर लिया कि लेट्स से मुझे कस्टमर को इतना परसेंट इक्विटी देना है, इक्विटी में इतना मुझे लार्ज कैप देना है, अब मैंने ये डिसाइड कर लिया मान लो, तो अब मुझे अल्टीमेटली ब्रांड के नाम लिखने चालू करने हैं कि भाई मैं कौन कौन से कंपनी का उसको लार्ज कैप देना चाहूंगा।
तो लार्ज कैप मान लीजिए एक्सिस ब्लू चिप भी है, तो कनरा रोबेको ब्लू चिप फंड भी है, तो लेट्स से एसबीआई ब्लू चिप फंड भी, और ऐसे बहुत सारे ब्लू चिप फंड है मार्केट में। तो अल्टीमेटली मुझे अगर चॉइस करना है तो मैं चॉइस करते वक्त क्या क्या चीजें देखूंगा। मैं सबसे पहले देखूंगा कि भाई फंड का जो पोर्टफोलियो है वो जिस तरह का उसने मान लो कॉन्सेंट्रेटेड या डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रखा है वो मेरे इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट के अनुसार है कि नहीं। फिर मैं देखूंगा कि फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस क्या है, उसने कितने साल से वो उस फंड को मैनेज कर रहा है, उसके उस पीरियड के अंदर में उसका रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस या आउट परफॉर्मेंस हुआ है कि नहीं। फिर वो बाकी और कौन से फंड्स को मैनेज कर रहा है उसमें उसका क्या परफॉर्मेंस है। फिर फंड का मैं पोर्टफोलियो देखूंगा कि भाई वो किस सेक्टर में ओवरवेट है, अंडरवेट है, क्या उसके टॉप 10 टॉप स्टॉक्स हैं, मैं वो देखूंगा। फिर मैं देखूंगा कि फंड कितना पुराना है। जनरली देखा जाता है कि भाई जो फंड्स 15-20 साल से चल रहे हैं और अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा पहला प्रेफरेंस उनकी तरफ चला जाता है। फिर मैं फंड साइज भी देखता हूँ कि लेट्स से इफ अ फंड साइज इज लेट्स से ऑफ 2-3-4,000 crore, देन परहैप्स ठीक है, एक मैनेजेबल, एक अच्छा डिसेंट साइज है फंड का। लेकिन लेट्स से इफ दैट फंड साइज इज लेट्स से 20-30,000 crore, then it becomes a very big fund, and depending upon an investor's expectation, I can choose maybe to give or not to give that particular fund. पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो में हम क्या देखते थे कि भाई कितना ज्यादा उसमें शेयर्स का बाई सेल हो रहा है। तो अगर किसी भी स्कीम का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज्यादा है इसका मतलब वहां पर चर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है, विच काइंड ऑफ शोज दैट द फंड मैनेजर इज नॉट सो श्योर अबाउट द मार्केट कंडीशंस और द पोर्टफोलियो दैट इज होल्डिंग। सो जनरली हम अवॉइड करते हैं उन स्कीम्स को जिसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज्यादा होता है। एंड स्कीम रनिंग एक्सपेंसेस, अल्टीमेटली रिटर्न्स जो इन्वेस्टर के लिए बनता है वो कम हो जाता है ऑन द बाई द एक्सपेंस रेशियो, राइट। तो अगर दो फंड्स का अगर एग्जैक्टली सेम परफॉर्मेंस है तो किस स्कीम का ज्यादा रिटर्न आएगा, जिस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो कम होगा। तो अल्टीमेटली एक कैटेगरी चूज करने के बाद अगर मुझे ब्रांड चूज करना है कि मुझे कौन से एएमसी का ब्लू चिप फंड देना है, तो मैं ये सारे पैरामीटर्स जो मैंने आपको भी बताए, फंड मैनेजर, परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो, फंड का एज, साइज वगैरह वगैरह देखने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा फंड अपने इन्वेस्टर को देना है। अगेन जो अलग अलग ऑप्शंस थे हमने इन्वेस्टर सर्विसेज चैप्टर में पढ़ा था कि हमको ग्रोथ ऑप्शन देना है, कि डिविडेंड पे आउट ऑप्शन देना है, कि डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसे डालने हैं। वो हमें डिसाइड करना होता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। सो इफ द कस्टमर इज लुकिंग फॉर लेट्स से compounding his wealth, then I would rather go for a growth option, whereas the investor, if he wants regular cash flows, then I would go for a dividend payout option. अच्छा, क्या-क्या चीजें हमें देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, क्या-क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए एट द टाइम ऑफ सिलेक्टिंग द फंड्स। पहला बात, हमेशा सूटेबिलिटी चेक करिए, राइट। अगर कस्टमर को सेफ्टी की जरूरत है तो आप उसको 100% इक्विटी एग्रेसिव स्कीम्स नहीं देना चाहिए। दूसरा, जो भी आपने इन्वेस्टर का एसेट एलोकेशन बनाया उसको आप स्टिक करिए। ऐसा नहीं कि भाई आप हर रोज उसका एसेट एलोकेशन बदल रहे हो, वैसा नहीं करना चाहिए। यू शुड कीप अ स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन एंड फॉलो दैट। टैक्टिकली आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो लेकिन मेन एसेट एलोकेशन को चेंज नहीं करना चाहिए। तीसरा, कभी भी हमें पास्ट परफॉर्मेंस को ब्लाइंडली चेंज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर मेरा फंड सिलेक्शन करने का स्ट्रेटेजी सिर्फ यही है कि मैं आंख बंद करके जिस फंड ने मुझे लास्ट 1 साल में हाईएस्ट रिटर्न दिया मैं सिर्फ वही स्कीम अपने इन्वेस्टर को समझाऊंगा, वो गलत है। बिकॉज पास्ट परफॉर्मेंस मे नॉट रेप्लीकेट। I need to understand the investment objective and the investment strategy of the scheme before giving it to my customer. At the same time, I have to keep a tab of all the taxes and loads that would be applicable for the customer. तो customer को अगर मैं किसी स्कीम से एग्जिट कराना चाहता हूँ तो मुझे जानना होगा कि उसका टैक्स इम्प्लीकेशन उसके ऊपर में क्या आएगा एंड उसको कोई एग्जिट लोड वगैरह तो नहीं देना पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली आई हैव टू डेवलप अ कंसिस्टेंट मेथोडोलॉजी ऑफ स्कीम सिलेक्शन। सो मैं जो भी पैरामीटर्स के बेसिस पे देख करके मैं अपना स्कीम सिलेक्शन करता हूँ, मुझे वो पैरामीटर्स को कंसिस्टेंटली अप्लाई करना जरूरी है। सो दैट्स इट दोस्तों, इस चैप्टर में कुछ भी नया नहीं था। आई थिंक आई हैव नॉट डिस्कस्ड वन सिंगल न्यू कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर। इट वाज मोर ऑफ अ रिवीजन ऑफ व्हाटएवर वी हैव रेड टिल नाउ। सो वेरी सिंपल चैप्टर, बहुत जल्दी हमने खत्म कर दिया। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम कैटेगरीज वुड बी कंसिडर्ड एज लीस्ट रिस्की क्रेडिट रिस्क के टर्म्स में। तो मैंने आपको कहा था कि भाई पैसे आप जब गवर्नमेंट को दे रहे हो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड विच इज कॉल्ड एज गिल्ड फंड्स, तो वहां पे पैसे डूबने के चांसेस सबसे कम है कंपेयर टू ऑल दी अदर कैटेगरीज। दूसरा क्वेश्चन है कि फॉर एन इन्वेस्टर टू गेट अ क्विक सेंस ऑफ द लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन अ स्कीम, सेबी ने क्या फ्रेमवर्क को बताया। तो मैंने आपको बताया था कि वो घड़ी का कांटा था
जो तराजू टाइप का बना रखा था कि सबसे कम रिस्क और सबसे ज्यादा रिस्क, उसको हम कहते हैं रिस्कोमीटर। तो रिस्कोमीटर से इन्वेस्टर को आइडिया लग जाता है कि किस स्कीम में कितना रिस्क है। थर्ड क्वेश्चन इज पैसिव फंड्स आर सेफ as the NAV do not go down even when the market falls. Is this true or false? No, this is false. क्यों? क्योंकि NAV of a passive fund will follow the index, और अगर index अगर गिरेगा तो passive fund का return भी गिरेगा. So it is not necessary कि उसका negative कभी returns आ नहीं सकता है passive funds में. It will follow the benchmark. Fourth question is कि which amongst the following schemes would have lower risk of concentration? लोवेस्ट रिस्क ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एक मल्टी कैप फंड में होगा, क्योंकि वहां पर आपको लार्ज मिड एंड स्मॉल सब कुछ मिल जा रहा है। उसी के मुकाबले अगर आप फोकस थीमेटिक या सेक्टोरल में जाओगे तो वहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको मिलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच अमंग्स द फॉलोइंग इज अ क्लोज एंडेड डेट फंड? तो याद करिएगा फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान जो था वो एक क्लोज एंडेड था और डेट फंड था। सो वहां पर आपका टाइम होराइजन फिक्स रहता है कि आपका पैसा कब मैच्योर होगा, कब आपका रिडेम्पशन होगा। सो दैट्स इट दोस्तों, बहुत ही सिंपल चैप्टर था। आई मीन अगर लास्ट में अगर आपके पास में समय नहीं है और अगर आपको कुछ चैप्टर स्किप करने हैं तो आप इस चैप्टर को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप जो चीज पढ़ रहे हो आप बेसिकली पुराने चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हो। So this is standard disclaimer that I have given in all my presentations, and I hope you have really liked and enjoyed all my videos. You can like and subscribe our channel. I always tell you to read the textbook because that is where we have made all our slides. We have a set of 700 mock questionnaires, both chapter wise and for revision. So if you want an access to that, I can provide you that access, provided you can tell me your name, mobile number and email ID, and I'll add you to my classroom. I am getting very encouraging comments from my subscribers and from my students saying that they are liking our classes and they are actually preparing for the exam on the basis of the material that we have made for them. I would really appreciate if people can clear this exam basis our guidance. और अगर आपने हमारे इस वीडियो सीरीज को देखा है और आपने अगर अपना एग्जाम क्लियर किया है, तो my request to you is that if you can share your success story with us, if you can tell us that we have cleared the exam, that would really make us proud, and this would be really worth the effort that we have put in compiling this entire series. So थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपको किसी भी तरह की अगर हेल्प की जरूरत होगी, कोई क्लैरिफिकेशन वगैरह चाहिए होगा, तो काइंडली राइट एन ईमेल टू मी इन द ईमेल आईडी गिवन एंड आई वुड ट्राई टू सॉल्व इट at the earliest possible time. See you then. Take care and stay safe. Thank you. Bye bye.